उड़ीसा से हो क्या तुम? अच्छा कोरियन। मुझे ओरियन सुनाई दे रहा। कोरियन समझ में आ जाता है? तो फिर क्या करते हो, सुनते क्या हो उसमें? अच्छा बीट पकड़ के हिल रहे होते। हेलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ और नहीं पढ़ाया है। ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है इसमें दो चीजें पढ़नी, पहले वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर्स एंड असेंट ऑफ सैप। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अब ये जो मैकेनिज्म है वाटर एब्जॉर्प्शन की, इसको आप दो पार्ट में देख सकते हो। दो तरह से वाटर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, एक है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव, फिर से मैंने लिखा वहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और दूसरा है पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड पैसिव। पहले वाले में आ जाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है उसमें कई सारी चीजें हैं, उसको फिर से देखो। अब ये दो तरह से एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव से कंफ्यूज जरा सा मत होना। ठीक है, इसमें दो तरह के एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। एक ऑस्मेटिकली एक्टिव, ठीक है, जबकि वो ऑस्मेटिकली एक्टिव क्या होता है, पैसिव होता है, कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है। ठीक है, तो एक है आपका ऑस्मेटिकली एक्टिव और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय एटीपी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपका ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और दूसरा है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय यूजिंग एटीपी, बाय यूजिंग एटीपी। ठीक है, अब आते हैं ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पे। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो थ्योरी है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की, इट वाज गिवन बाय रेनर। ठीक है, रेनर ने दिया था, आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है साइंटिस्ट का। ठीक है, उसमें से ये जो ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है इसको आप रूट प्रेशर से समझ सकते हो, या ये बोल सकते हो कि ये जो ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्प्शन है इट विल गिव राइज रूट प्रेशर। ठीक है, एंड द टर्म रूट प्रेशर वाज यूज्ड बाय स्टीफन हेल्स। ठीक है, ये जो टर्म दिया है, टर्म किसने दिया है, स्टीफन हेल्स। और एटलीस्ट अगर आप बॉटनी पढ़ते हो तो स्टीफन हेल्स का नाम आपको आना चाहिए। ये फादर ऑफ बॉटनी है, सॉरी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ये क्या है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। तो ये जो रूट प्रेशर है इसको आप समझने की कोशिश करो कि ये रूट प्रेशर डेवलप कैसे होता है। ठीक है, ये रूट प्रेशर डेवलप कैसे होता है। तो ये रूट हेयर्स है। ठीक है, रूट हेयर्स के आगे आपका, या इसको पूरा बंदी रखो, इसको बंदी रखो, इसके आगे आपका कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के आगे बाकी के पार्ट है। ठीक है,
तो ये रूट हेयर्स है, और रूट हेयर्स में आपको पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन, रूट हेयर्स में, ठीक है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे आपके आयंस प्रेजेंट होंगे, ढेर सारे यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होंगे या मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मिनरल्स। और वो जो मिनरल्स है बेसिकली उसकी वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कहने का कि रूट हेयर के अंदर, विद इन रूट हेयर आपका क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक, मोर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है, मोर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है, ज्यादा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगा। इसी को दूसरे टर्म में आप क्या बोल सकते हो, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का स्टेटस क्या होगा, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। चलो ठीक है। और ये जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, या इसी को दूसरे टर्म में बोल सकते हो कि जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा, लो हो। वाटर पोटेंशियल दोनों अपोजिट होंगे ना, यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लिखना तो इसको लिख दो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो जो रूट हेयर्स है बेसिकली, रूट हेयर्स के चारों तरफ क्या भरा हुआ है, H2O, वाटर है, सॉइल है, ठीक है। तो सॉइल से जो H2O है वो अंदर की तरफ, या यहाँ पे बनाना चाहो, यहाँ पे बनाना चाहो कि H2O जो है आपका वो अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। किसकी वजह से? आप बोल सकते हो कि अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर जो है क्या कहते हैं, मिनरल्स की कंसंट्रेशन कम है, वाटर ज्यादा है, तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। या अगर आपको ये लो वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो जो सॉइल है बेसिकली, इसके जो चारों तरफ ये जो सॉइल है, सॉइल में बेसिकली हाई वाटर पोटेंशियल है। सॉइल में क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल। तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, हाई से लो की तरफ होगा। वाटर का मूवमेंट हाई से लो की तरफ होगा। तो ये बेसिकली यहां से वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ऑस्मोटिकली एक्टिव, ये एक कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। यहां पे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स फ्रॉम, क्या लिख दूं, फटाफट बोलो, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल टू, या आप बोल सकते हो सॉइल टू रूट हेयर, ठीक है, सॉइल टू रूट हेयर, ये सारी चीजें होंगी वहां पे, ठीक है। अब आते हैं रूट प्रेशर के ऊपर। रूट प्रेशर एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए, दिस इज द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आपको पता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है एक्चुअली वो क्या है, टर्गर प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, वो एक टर्गर प्रेशर है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कहां पे बिल्डअप होगा, यहां से आपका वाटर अंदर गया एपिडर्मल सेल पे, और यहां से कहां गया वाटर, कार्टिकल रीजन में, ठीक है। कार्टिकल रीजन पे खूब सारा उसका क्या हुआ, सेल्स जैसे ही वाटर लेगी तो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है। अब वो सेल जब एक्सपेंड कर जाएगी तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करेगी। कहां पे एक्सर्ट करना स्टार्ट करेगी, जो जाइलम कैविटी का, ठीक है, जाइलम कैविटी। अब जब जाइलम कैविटी, सपोज कर लो, आप देखो ये एक पाइप में लगा रहा हूं, एक ये वाले पाइप को आप एज्यूम कर सकते हो कि ये जो पाइप है ये जाइलम का जो है वो है पूरा कॉलम है, ठीक है। और ये पूरा हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब कहने का रूट हेयर, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मल सेल, फिर पेरिसाइकिल, ठीक है। तो जब ये कॉर्टेक्स रीजन पे बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं वाटर आ जाएगा, टर्जिडिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो एक थ्रस्ट लगाना स्टार्ट कर देगी, एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी, कहां पे, जाइलम कैविटी, ठीक है। और अगर इस पे आप फोर्स लगाते हो तो थोड़ा सा जो है वाटर का जो है अपहिल होगा कि नहीं, मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट जो है अपहिल हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पे लग रहा है, इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर, ठीक है, इसी प्रेशर को बोलते हैं रूट प्रेशर। तो आप ये बोल सकते हो कि दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टर्जिड कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टर्जिड कॉर्टिकल सेल्स इज नोन एज रूट प्रेशर,
ठीक है। तो मैं रूट प्रेशर को आपको डिफाइन करवा देता हूं अलग से। बस ये याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस इज द पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, लिखाने वाला मैं काम करता हूं, रुको। ठीक है, ये जो रूट प्रेशर है, ये रूट प्रेशर जो है क्या कहते हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में थ्योरीज आई कि रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, एसेंट ऑफ सैप के लिए। ठीक है, बट बाद में क्या देखा गया कि रूट प्रेशर तो जब दिन का टाइम होता है, ठीक है, रूट प्रेशर जब दिन का टाइम होता है तो ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और जैसे ही ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा रूट प्रेशर डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे जितना ये थ्रस्ट लगा रहा है उससे ज्यादा पानी तो वो ऊपर ट्रांसपायरेशन में निकाल दे रहा है। जितना यहां से थ्रस्ट लग रहा है उससे ज्यादा पानी निकल, तो ये थ्रस्ट कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो डे टाइम में रूट प्रेशर वर्क नहीं करता है। ठीक है, जो रूट प्रेशर है वो काम कब करता है? नाइट के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग, जब ट्रांसपायरेशन जो है लो होता है। मतलब एक चीज आपको और समझ में आई कि रूट प्रेशर के वर्क करने के लिए जो रेट ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन है वाटर का, वो ग्रेटर देन होना चाहिए रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, रेट ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्ब वाटर का जो उसका रेट है बेसिकली, वो ट्रांसपायरेशन से जब अधिक होगा तभी रूट प्रेशर बिल्डअप होगा, तभी वो कार्टिकल सेल जो है अपनी मैक्सिमम टर्जिडिटी को गेन करेंगी और एक थ्रस्ट लगाएंगी जाइलम कैविटी पे प्रेजेंट वाटर में, और उसकी वजह से वाटर का मूवमेंट अप होगा। ठीक है, अप होगा। पर ये समझ में आ गया कि ये दिन में तो काम करता ही नहीं है, तो दिन में फिर कैसे, जो कोनिफर्स हैं, जो बड़े ऊंचाई वाले प्लांट हैं, ठीक है, उसमें तो जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है फेल हो गई। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें बोलेगा कि रूट प्रेशर जो है बहुत ज्यादा एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, बस एक चीज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जो एसेंट ऑफ सैप के दौरान वो जो कॉलम बना हुआ है वाटर का, ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से एक कॉलम बिल्डअप हो जाता है कैपिलरी में, ठीक है, वाटर कॉलम, तो वो बार बार टूटता रहता है। क्या होता है? वो कॉलम टूटता रहता है, तो ये उसको मेंटेन कर सकता है। ये उसको मतलब नीचे से यहां से थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं ऊंचाई तक इसको वाटर को पहुंचा दिया, तो फिर दोबारा से वो कॉलम बिल्डअप हो जाएगा, फिर वो दोबारा से कॉलम बिल्डअप हो जाएगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अदरवाइज अगर हम ये बोले कि ये बेसिकली रूट प्रेशर जो है उसके लिए एब्जॉर्प्शन मतलब एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो नहीं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये रूट प्रेशर बेसिकली जो ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, इट विल गिव राइज रूट प्रेशर। ठीक है, अब रूट प्रेशर से बेसिकली दो फिनोमिना हमको जो अपने सिलेबस में पढ़नी है, एक है गटेशन और दूसरा है एक्सुडेशन। ठीक है, और ब्लीडिंग। ठीक है, गटेशन एंड एक्सुडेशन। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे गटेशन क्या है कि जो हर्बेसियस प्लांट है, जैसे आपकी ग्रासेस या टोमेटो का प्लांट अगर आपने देखा हो, तो अगर उसमें अर्ली मॉर्निंग देखोगे तो जो लीफ की मार्जिन्स है, ठीक है, जो लीफ की मार्जिन्स है, यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप्स दिखाई देंगी। ठीक है, वहां पे वाटर ड्रॉप दिखाएंगी। तो ये जो है, ये जो ड्रॉप ऑफ वाटर है, या इस तरह से बोल सकते हो कि ये सिक्रीशन ऑफ वाटर है फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ। ठीक है, इट इज नोन एज गटेशन, एंड इट गटेशन अकर्स ड्यू टू द रूट प्रेशर। ठीक है, ये रूट प्रेशर की वजह से होता है। कहां पे होता है? हर्बेसियस प्लांट लाइक ग्रासेस एंड टोमेटो वगैरह, इस तरह के प्लांट्स में वो गटेशन देखने को मिलता है। एक्सुडेशन क्या है? एक्सुडेशन क्या है कि अगर सपोज करो ये कोई प्लांट है, उस प्लांट को आप यहां से काट दो, प्लांट को यहां से काट दो, तो आप देखोगे बहुत सारा लिक्विड जो है ऊज आउट होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से? अब तो ट्रांसपायरेशन काम नहीं कर रहा है वहां पे। ठीक है, ट्रांसपायरेशन काम नहीं कर रहा, तो ये जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, ये किसकी वजह से निकल रहा है? ये रूट प्रेशर की वजह से बोल रहा है, और इसी को बोलते हैं एक्सुडेशन और ब्लीडिंग। ठीक है, अब इसके बड़े सिग्निफिकेंस हैं। जो ओपियम प्लांट से अफीम बनाया जाता है, अफीम जानते हो ना? इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे दिमाग में नहीं है मेरे। ठीक है, क्या बोलते हैं? अच्छा, क्या? नहीं बच्चे, पॉपी तो प्लांट है। ठीक है, ओके, मैं गलत। ओपियम ही है, ओपियम ही है। ठीक है, पॉपी प्लांट से निकलता है। पॉपी प्लांट का नाम है अफीम, हिंदी टर्म। ठीक है, और ओपियम है वो बेसिकली। ठीक है, तो ये जो ओपियम निकलता है वो पॉपी प्लांट की जो बड होती है, फ्लावर बड, ठीक है, उसको ब्लेड से चारों तरफ से काट देते हैं। ठीक है, और उससे जो एक्सुडेट करके जो मटेरियल निकलता है उसको हाथ से ऐसे ऐसे करके निकालते हैं।
बोलो आपको कैसे पता? मेरे विलेज में ना एक मतलब काफी एज थे अंकल जी बोल सकता हूँ या जो भी बोलो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने गेहूं के खेत के बीच में इसको ग्रो करा लिया, ठीक है। तो जब सारा कटवट के आ गया, सारा हार्वेस्टिंग हो गई, तो पुलिस वाले को पता चल गया उठा ले गया। तो वही बता रहे थे कि इस तरह से निकलता है वो, उसको उसकी बड को काटते हैं, उससे वो जो बेसिकली मटेरियल निकलता है उसको हाथ से हम्म। हाँ पता नहीं, वो तो मुझे ये बोले थे, ठीक है। तो वो बड़ा महंगा जाता है, बहुत मार्केट वैल्यू है। एक्चुअली ये मेडिसिनल पर्पज से होता है, पर लोग जब इसका एडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर लाइसेंस नहीं लोगे तो आप कॉफी को ग्रो नहीं करा सकते, स्पेशली इंडस्ट्रियल स्केल पे। एक दो प्लांट करा सकते हो अपने पर्पज से, ठीक है। चलो, तो अभी टाइम कितना हुआ बच्चे? भी छोड़ देते हैं बच्चे। मैं बाकी रूट प्रेशर के आगे जो गटेशन वगैरह है, इसको इसमें भी कुछ चीजें अभी लिखानी है, बाद में करेंगे, आज नहीं है पॉसिबल। मोमेंटम बिगड़ जाता है अगर बीच में दिक्कत हो गया इस तरह से। अपनी गुफ्तगू मत स्टार्ट करो, मैं कुछ पूछने जा रहा था 1-2 मिनट में कि अभी तक मैंने आपको वो फैमिलीज नहीं भेजी हैं। और चलो मैं आज आपको कई सारी चीजें भेज देता हूँ। आज को आपको पूरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पूरा भेज देता हूँ। हाँ पूरा, उसमें बहुत समझाने को नहीं है कुछ, ठीक है। जो समझाने वाली चीज है मैं यहाँ पे बताऊंगा। लाइक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो थोड़ा सा बता दोगे तो ग्रैब करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पूरा चैप्टर दे देता हूँ। अभी भी कितने बच्चे पूरे के पूरे वो पढ़े हैं क्या, इकोलॉजी, चारों चैप्टर इकोलॉजी क्या अभी पूरा नहीं हुआ? क्यों, ऐसा क्या है? कितने, हाथ जरा खड़ा करो, हाथ जरा खड़ा करो, कितने बच्चे जो है क्या कहते हैं इकोलॉजी पढ़ी है? क्यों बच्चे, बाद में संभलेगा नहीं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि टीचर तो वैसे भी बहुत तेजी से निकल जाएगा। मैं एनसीईआरटी उठाऊंगा, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जो है बता दूंगा, ठीक है। और वो होता क्या है कि उसमें याद करने वाला कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत है, मतलब पागल कर देता है, इतना कंटेंट है याद करने वाला। तो वही तो सबसे बड़ा चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके बाद सेकंड, अरे बच्चे वो सारे चैप्टर हैं, मतलब मेरी हालत खराब हो गई थी जब उनको पढ़ने में, ठीक है। तो मतलब वो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्या है, हर एक लाइन में उसमें डेटा है, हर एक लाइन में डेटा है। तो उसको उसको तो अगर आप नहीं याद कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपको याद करना पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो वो इकोलॉजी, एंड मैं आपको माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वो दे देता हूँ। एक और बहुत बकवास चैप्टर है, फूड इन्हांसमेंट, स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो पढ़ाना तो पड़ेगा। और इसके बाद एक और चैप्टर है, एवोल्यूशन। ये चैप्टर के नाम मैं क्यों ले रहा हूं तुमको अंदाजा होगा, ये चैप्टर आप पहले से ही पढ़ के रखोगे। एवोल्यूशन, स्ट्रेटजी ऑफ जो भी है, इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड टोटल इकोलॉजी। मतलब ट्वेल्थ का आपका आधा पार्ट तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, रिप्रोडक्शन यूनिट, जेनेटिक्स यूनिट आपकी, आपका बायोटेक्नोलॉजी पूरा, आपका हेल्थ एंड डिजीज पूरा, और आपका जो है इसके बाद कुछ बचता है क्या? वो पूरा जेनेटिक्स में बोल दिया ना, पूरा जेनेटिक्स में। तो हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी और दो वो यूनिट, ठीक है। इसके बाद ट्वेल्थ आपका फिनिश, ट्वेल्थ फिनिश, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इधर इधर ज्यादा एफर्ट ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर अफसोस होगा आपको, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा मेमोराइज करना है। नहीं मैं रीड करूंगा, काहे परेशान हो, मैं रीड करूंगा यहाँ पे।
बच्चे एवोल्यूशन के नोट्स मैं समझाऊंगा तो है ही है, समझाऊंगा, बट एवोल्यूशन के नोट्स देना बच्चे, वो सारा एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही कंटेंट। नोट्स पॉसिबल नहीं है, माइक्रोब्स का नोट्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बना रखा हुआ है, ठीक है, तो वो मैं दे सकता हूँ। पहले मैं नोट्स बनाने में बिलीव करता था, अब मैं नोट्स बनाने में बिलीव नहीं करता ना। एवोल्यूशन नहीं बचे, एवोल्यूशन का नोट्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वजह से नहीं होगा, नोट्स दूंगा मैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखूंगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना ही नहीं है उसको, जो एनसीईआरटी में लिखा वही आना है। तो आप क्यों जो है इधर उधर का पढ़ने की कोशिश करेगा। मैं इवन आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर कोई भी चीज एनसीईआरटी के बियॉन्ड और मेरे नोट्स के बियॉन्ड जाते हैं, सीधे क्वेश्चन में एक क्रॉस मार्क करो पेंसिल से कि नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को हम कभी देखेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं नहीं आएगा बच्चा। और अगर सपोज कर लो कि मेरे कहने के बावजूद भी आपके 90 में से 2 क्वेश्चन आ ही गए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपसे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप ये जो 88 क्वेश्चन आए हैं उसमें भी अगर आप 50 क्वेश्चन कर देते हैं सही सही, मतलब इतने के मार्क्स अगर आपको मिल जाते हैं, ये बहुत ज्यादा मार्क्स है, बहुत मार्क्स होता है, ठीक है। ये वही कर सकता है जो बार बार रिवीजन कर रहा है, मैक्सिमम रिवीजन वही कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो आजकल पेपर आ रहा है उस पेपर में कुछ है तो नहीं है। एक मतलब पूरा 90 क्वेश्चन में मुझे लग रहा है 10 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के करने वाले रहे होंगे, नहीं तो आपको आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। तो ठीक है, चलो मैं आज रात में आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पूरा भेज दूंगा, एंड फैमिलीज का जो पार्ट है वो भी भेज दूंगा, ठीक है, प्लांट फैमिलीज, उसके बाहर नहीं जाएगा, एनसीईआरटी के बाहर जाना ही नहीं, ठीक है।